नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महा कल्याण पद परम श्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं यातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशायिनि सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधानानि श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैन डाइट और आयुर्वेद के 42वें सेशन में आप सबका स्वागत है। ब्रेड आजकल के लाइफस्टाइल के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जिस पे हमने पिछले सेशन में चर्चा करी थी। इनके सेवन, ब्रेड के सेवन से कितने हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कैंसर और डायबिटीज भी हो सकते हैं, इसे हमने जाना। और इसकी वजह यही है कि इसको बनाने में अनगिनत हानिकारक केमिकल्स का उपयोग होता है। सो लास्ट क्लास में मैदे और उसे बनाए जाने वाले ब्रेड के बारे में हमें कई जानकारियां मिली। ब्रेड पर चलते लास्ट सेशन से हमें मैसेज यही मिला अंत में कि रोजाना ब्रेड खाने वाले हो जाए सतर्क, वरना सेहत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आदरणीय मारा साहब जी ने हमें स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैन आहार विधि और आयुर्वेदा के द्वारा अनेकों अनेक छोटे बड़े उपाय बताए हैं, जिसपे अगर हम अमल करें तो काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। आज के सेशन के लिए साहब जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। साहब जी सेशन स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जैन धर्म के साथ आयुर्वेद शास्त्र के नियम लगभग 99% मिलते, बस सिर्फ इतना ही है अंतर कि जैन धर्म ने मौलिक सिद्धांतों की जो स्थापना की है, उसके अंदर सबसे पहला 18 पाप में पहला जो है प्राणातिपात जीव हिंसा का, तो जिसमें जीव हिंसा, प्राणी हिंसा से दूध के साथ में कठोलादि पदार्थ इकट्ठे होते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा बढ़ती है, तो वहां जैन धर्म ने निषेध किया है। लेकिन जैसे रात्रि भोजन का निषेध तो जैन धर्म का सिद्धांत ही पायाभूत है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण ही जीव हिंसा के कारण। आज का कलयुग इतना खतरनाक आ गया है, और ये नेट आदि के कारण जो ग्लोबलाइजेशन जो इतना जल्दी हुआ है और अब पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई, तो चाइना के कई पदार्थ यहाँ खाने को मिल रहे हैं, इटाली के पदार्थ मिल गए, आपको जो है कई ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं, और जो कई कंपनियां यहाँ आ गई है भारत देश में, और ऐसी कंपनियां अनेक प्रकार से ऐसे पदार्थ बना रही है। और आज कलयुग के अंदर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, लोगों को जो धन के बारे में इतना मोह लोभ लग गया है, लोग उसे छोड़ना ही नहीं। इस लेवल की तो दुनिया की एक भी बिजनेस नहीं चल रहा है। गली गली में जहां देखो वहां स्ट्रीट फूड, होटल फूड, क्या क्या फूड और पैक्ड फूड,
पैकेज वाले फूड, अब मॉल इतने बन गए हैं, सब मॉलों के अंदर पैकेट फूड आपको तैयार मिलने लग जाएंगे। संसार के अंदर आज जो है कनेक्टिविटी ज्यादा फास्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स सारे सिस्टम में इतनी फास्ट हो गई। यहाँ का बना हुआ पदार्थ वहां, वहां का बना हुआ पदार्थ यहाँ। अब लोग जो है अपना धर्म ही भूल जाए। आज शाकाहारी लोग मांसाहारी होने लग गए था। मांसाहारी तो शाकाहारी होंगे तब होंगे, लेकिन अधिकांश शाकाहारी मांसाहारी होने लगे। अब वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सही, परोक्ष रूप में समझ लीजिए साहब। इनडायरेक्टली मतलब कंपनियों ने जो है आजकल इतने प्रोडक्शन ऐसे बना दिए हैं। अब वो चाहे मैगी हो, लेज हो, कुरकुरे हो, चीज हो, पनीर हो, या पिज्जा हो, पास्ता हो, बर्गर हो, ये सैकड़ों चीजें, चॉकलेट आदि, इतने बिस्किट आदि इतने आ गए कि अब आप देखिए बीते 20-25 साल के अंदर लोग जो है, जो घर में बनाकर खाते थे, अब लोगों की आदतें घर में बनाने की कम होती जा रही। अब रास्ते पर देखो, जहां देखो खाने में, अरे कई जगह पर तो हम गए तो वहां तो शहरों में खाऊ गली जिसको बोलते हैं, ये खाऊ गली है साहब। यहाँ पर लोग खाने को ही आते हैं, दिन रात दिन जो है यही देखा जाता है। ऐसी परिस्थितियां हो गई है। अब इसका रिएक्शन परिणाम ये आया है कि बीते 25-50 साल में जिन रोगों का प्रमाण नहीं था, आज वो रोग जो है लाखों की तादाद में बढ़ता जा। हिंदुस्तान के अंदर हार्ट अटैक जो है लाखों की संख्या में, कैंसर लाखों की संख्या में, ब्लॉकेज लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में कही, डायबिटीज आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कही, ब्लड प्रेशर लाखों करोड़ों की संख्या में हो, थायराइड लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हो गए। अब मैं अनगिनत बीमारियां आपको गिनाते जाऊं, इतने प्रमाण में बीमारियां बढ़ रही है, कोई हिसाब ही नहीं। इधर खाना पीना इतना बढ़ रहा है, इधर हॉस्पिटल इतनी बढ़ रही है, इधर डॉक्टर इतने बढ़ रहे हैं, इधर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बढ़ रही, इधर दवाइयां बढ़ रही, इधर थेरापीज बढ़ रही, डिफरेंट ऑल्टरनेट थेरापीज पद्धति के अंदर इतनी दुनिया भर की पैथियां आ गई, इतनी दवाइयां आ गई, इतने हीलर आ गए लोग जो है। लेकिन क्या मालूम, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इंसान मरता ही जा रहा है, मरता ही जा रहा है, बीमार होता ही जा रहा है, बीमार होता ही जा रहा है। अब 20-25 बरस के पहले तो कहते घर में एक व्यक्ति को बीमारी छोटी सी भी आ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता। अब आज तो किसी तो जितने मेंबर है सब दवाइयां खा रहे, सभी बीमार है, सभी दवाइयां। ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है, कारण क्या है? बस कारण के अंदर जैसा तैसा खाना है। दो ही चीज बिगड़ी है, लाइफ स्टाइल बिगड़ गई, फूड स्टाइल बिगड़ गई। बाकी सबके अंदर देखो विकास हो रहा है, सब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, बिल्डिंगें अच्छी बन रही है, बंगले अच्छे बन रहे हैं, गाड़ियां एक से एक अच्छी आ रही है, मोबाइल भी लोगों को एक से एक अच्छे चाहिए साहब। अब अच्छे की तो व्याख्या ही नहीं है साहब, किसको अच्छा कहना है। लेकिन ये जरूर है कि लोग इतने विज्ञान प्रदत्त साधन सामग्रियों की विपुलता बढ़ने के बाद भी बीमारियां, इतने रोग बीमारियां। अब तो मेडिकल एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया है, इतना बड़ा बिजनेस बन गया है। हर परिवार के अंदर जाओ तो एजुकेशन का खर्च और मेडिकल का खर्च इतना है कि उसके भाव भाग का भी जो है घर के किचन का खर्च, घर के किचन का खर्च नहीं है। सोचिए आप, इतना बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, समझे क्या हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि शरीर के अंदर जो पांचों वायु बिगड़े तो कौन सी बीमारियां आती है, वात पित्त और कफ बिगड़े तो कौन सी बीमारियां आती है,
आपको सेल्फ डायग्नोसिस करना है। कोई आपको एमआरआई नहीं करानी है, आपको एक्सरे में नहीं जाना है, आपको सोनोग्राफी कराने की आवश्यकता ही नहीं है। खुद पहले अपने डिजीज रोगों का निदान करना सीख जाइए। आप पहले खुद ही निदान करना है, पहली बात तो ये होनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे काम? यहाँ गले के ऊपर के कोई भी रोग हो तो आप समझिए उदाहरण वायु बिगड़ रही है आपकी। गले से लेकर नाभि तक आपका कोई रोग बिगड़ रहा है तो दो सिस्टम इस बीच के अंदर बहुत बड़ी चल रही है। वो है पाचन तंत्र की एक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासोच्छ्वास। नाभि के नीचे के भाग में अपान वायु के कारण मल मूत्र आदि के रोग है, यूरिनल प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, ब्लैडर के प्रॉब्लम है, पेशाब यूरिन वगैरह के कई प्रॉब्लम ऐसे हैं। महिलाओं के अंदर यूट्रस के प्रॉब्लम है, लेडीज डिजीज के प्रॉब्लम है, कई प्रकार के मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम है। ये सब अपान वायु के बिगड़ने से हो रहा है। देखिए हम ये सीख चुके हैं पहले भी, उदान व्यान आन व्यान उदान अपान और समान, ये पांचों प्रकार के वायु हम सीख चुके हैं। अब ये सीखने का फायदा क्या हुआ? आयुर्वेद के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये 5 प्रकार के वायु, और आपको जो है पहले भी जो बताया था अष्ट धातु के क्रम के अंदर रस रक्त मेद मज्जा आदि जो है वो बताया था, वो एक सिद्धांत। और दूसरा जो है वात पित्त और कफ को पहचानने की प्रक्रिया। वात पित्त और कफ शरीर के अंदर लेवल में रहे, इम्बैलेंस न हो जाए, बढ़ न जाए, ये ध्यान रखें बस। आप ये वैसे भी स्मिता जी आपको बताएंगे कि आप ये अगर समझने लग जाओ तो खुद अपने डॉक्टर बनोगे, निदान अपना खुद करोगे, और ट्रीटमेंट भी द बेस्ट क्लिनिक, एंड ऑल द मसालास इन द क्लिनिक आर द बेस्ट मेडिसिन। बस ये 3 ही बात पर आपको भार देना है साहब। किचन हमारा सबसे बड़ा क्लिनिक है और जो हमारे किचन में उपयोग आने वाले मसाले हैं वो हमारे लिए औषधियां हैं, और जो किचन में जो कुकिंग करते हैं वो हमारे चिकित्सक हैं। Hope it is right. One lady in the house, she must be the best doctor, and your kitchen is the best clinic, and all the masalas in the kitchen are the best medicine. So, सर्व प्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द होम रेमेडीज। तो ये जो है, अगर हर घर की एक महिला सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चीजें इतनी सी समझ ले तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। आप खुद डॉक्टर बनिए। अब कलयुग बहुत खतरनाक आ रहा है और इस कलयुग के अंदर बीमार पड़ना बड़ा मुश्किल, ध्यान रखना, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर तैयार बैठे हैं, हॉस्पिटल है तैयार बैठे हैं, सब लाखों का बिल बना देंगे, छोटी छोटी बात के अंदर बिल बना देंगे। एक महिला ये नहीं समझती कि छोटे से बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जा रही, ये क्यों गलती कर रहे हैं आप? और डॉक्टर लोग जो है वो तो एंटीबायोटिक देने में, पेन किलर देने में, स्टेरॉइड देने में इतने एक्सपर्ट है कि बात में पूछी। आजकल तो आप लोग भी न्यूज सुन रहे हो तो आप भी जान पा रहे हो कि आज की तारीख में ये वैक्सीनेशन हो गया। अब क्या मालूम किस कारण से कि आयु के लोगों के इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने लोग जो जिम में जाकर वर्कआउट करने। अभी आज ये कुछ बात हुई ऐसी कि जिम में जाने वाले जो वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी मसल्स डेवलप कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, बॉडी बनाने के विषय में, लेकिन वो वहां कर वे प्रोडक्ट, वहां के प्रोटीन, स्टीरॉइड वाली चीजें खा करके अपने जो है बॉडी बना रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टीरॉइड आपके हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, आपकी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और आपकी बोन को तो गला रही है।
हड्डियों के लिए ये स्टेरॉइड जो है खतरनाक सिद्ध हो रही है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो साहब। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जिम जाना ही बंद करिए। जो भी माता पिताएं सुन रहे वो कम से कम अपने घर में देख, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वॉकिंग कर लो, और बेस्ट है आसन प्राणायाम कर लो। जिम से 10 गुना बहुत अच्छा है योगासन और प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक। बस जैसे सूर्योदय होता है तो पहले पहले सूर्य उदय होने के बाद वॉकिंग करिए। ये 5 बजे और 6 बजे अंधेरे में आपको वॉकिंग करना नुकसान कारक है। जब आपको सुबह सुबह की पहली धूप मिलती है तो वो धूप आपके बॉडी के लिए विटामिन डी बनाने वाली है। विटामिन डी का बेस बनना चाहिए पहले, तब जाकर कैल्शियम डिपॉजिट होगा। विटामिन डी का ही बेस नहीं बनेगा तो आप कितनी भी हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ये भी अंदर से समझने की कोशिश कर लो भाई, अनर्थ हो जाएगा फिर। तो हल्का सूर्योदय हो जाए, अब उसके बाद आप जो है मॉर्निंग वॉक करिए। आप मॉर्निंग वॉक भी अच्छी तरह से फास्ट करिए ताकि 1 घंटे में कम से कम 6-6.5 किलोमीटर आप चल सको, पसीने से तरबतर हो जाओ आप। इतना अच्छा फास्ट वॉकिंग करिए। योगासन प्राणायाम करिए। योगासन के अंदर शरीर के सभी जॉइंट्स का आसन बरोबर चेंजेस हो जाता है। हाँ जी, जीवन चक्र की जो अवस्था है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। रोग निदान एवं जैन धर्म के नियम, जैन धर्म के अनुरूप जीवन शैली एवं आहार शैली, आहार के नियम एवं आहार के ये विशेषता बरोबर है। मैंने आपको ये बताया है कि जैन धर्म के नियम के अनुसार आयुर्वेद शास्त्र की बहुत नजदीकी है, बहुत नजदीक। सूर्यास्त होने के बाद हमको खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पाचन वैसे नहीं होता। आयुर्वेद शास्त्र ने वो नियम दिया कि रात के समय में आपका पाचन शुद्ध नहीं होगा। और लोग आजकल हम देख रहे हैं कि रात के समय और हैवी आहार कर रहे हैं और ज्यादा आहार कर रहे हैं। ये बड़ी गलती हो रही है। ये गलती हमें नहीं करना है। ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रयत्न विशेष करिए और थोड़ा सा प्रबल पुरुषार्थ करिए कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे साहब विशेष रूप से कि आपको पहले जैन धर्म के नियम अनुसार तप तपश्चर्या अनिवार्य। चाहे कोई भी व्यक्ति, छोटी उम्र हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, आप किसी प्रौढ़ अवस्था में हो, आप छोटा छोटा व्रत पचकान का नियम अवश्य रखें। अब ये कौन सा नियम चाहिए आपको? आप एक आसना कब करते हो, व्यासना कब करते हो? जैसे हमारे यहाँ जैन धर्म के नियम है, अष्टमी आई पंचमी आई तो अष्टमी का उपवास कायमबिल हो जाए, पंचमी का ज्ञान का उपवास हो जाए, चतुर्दशी का उपवास हो जाए, एकादशी का आयमबिल एकासना हो जाए। ये 5 तिथि अगर हम करते हैं, कोई 10 तिथि करते हैं, कोई 12 तिथि करते हैं, तो 1 महीने के 30 दिन के अंदर अगर आप 5-10 दिन भी अपनी तपश्चर्या व्यवस्थित करते हो तो बहुत अच्छा शरीर आपका बैलेंस में रहेगा। आजकल जो डॉक्टर लोगों ने सिखाया है ना, हर 2-2 घंटे खाओ, हर 2-2 घंटे खाओ, हर 2-2 घंटे खाओ, अरे ये क्या मूर्खता चल रही है भाई साहब। कोई भी डायबिटीज का पेशेंट अगर कितना भी कम ज्यादा डायबिटीज है, वो बार बार 2-2 घंटे खाएगा तो जिंदगी में उसका डायबिटीज कभी नहीं मिटेगा, पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। ये बात भी ध्यान में रखिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति मैक्सिमम 6 घंटे का गैप देकर के खाता है तो डायबिटीज जरूर कम हो। मैक्सिमम 6 घंटे का गैप, क्योंकि खाया हुआ खुराक जो है उसको डाइजेस्ट होने में 4-6 घंटे तो लगने ही लगने। तो जब तक स्टमक ही खाली नहीं हो रहा है वहां तक दूसरा खाना, ये गलती हो रही है। आप 2-2 घंटे बार बार खाते रहोगे तो इनडाइजेशन होगा।
ऑलरेडी जो है डायबिटीज ये पाचन तंत्र के कारण बिगड़ा हुआ रोग है। वैसे ही पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, इंडाइजेशन हो रहा है, म्यूकस हो रहा है, आम हो रहे हैं। तो ये तो गलती हमें भूल से नहीं करनी है। अगर डायबिटीज वाले जितना गैप बढ़ाने लगे, और फिर आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है साहब। आप ये शरीर की भी तो मशीन है ना, शरीर के अंदर ये जो पाचन तंत्र चल रहा है ये भी अपनी मशीन है। तो आप इस मशीन को कब रेस्ट देते हो? अरे वो लोहे की मशीन चलती है, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं तो उसको भी हम रेस्ट देते हैं, तो इस मशीन को कब आप रेस्ट देते हो? नहीं तो फिर नुकसान होना ही होना है साहब, ये बात भी जरूरी है। तो इस मशीन को रेस्ट देना, इसका नाम है उपवास, आयम्बेल। ये कितने घंटे का रेस्ट देते हैं साहब? जब आप 24 घंटे में एक बार भोजन करो, आज किया 12 से 1 के बीच में, कल फिर 12 से 1 में करो, ऐसे लोगों को तो बीमारी नहीं आएगी। 24 घंटे में एक बार भोजन किया, उसको डाइजेस्ट होने में सही समय मिल जाता है और आपके शरीर के अंदर पूरी सिस्टम सुधर जाती है। आहार का लेना, डाइजेस्ट होना, शरीर से विसर्जन होना, पूरी सिस्टम सही ढंग से चलती है। लोग बरसों से करते आ रहे हैं, बरसों से करते जा रहे हैं, कोई बीमारियां नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि एकासना करते समय परस्पर विरुद्ध आहार नहीं करना है। हाँ जी, आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? मिनिमम वैरायटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कहलाया, ये नहीं बेसिक नियम ना। अब जैन धर्म ने दे दिया, उणोधरी व्रत दे दिया है, रसद त्याग व्रत दे दिया है, वृत्ति संक्षेप का व्रत दे दिया है। उणोधरी के अंदर सिर्फ इतनी सी बात कही कि जो आपका खुराक आहार है, कम से कम आप 4 कवल कम खाएं। 4-5 कवल निवारा जो है वो हम कम खा ले, उससे ने इतनी जगह स्टमक के अंदर खाली रखी है तो वो पानी के लिए है, गैस के लिए काम आएगी साहब। ये बात हमको सबको समझनी है। आप इधर देखिए, अब जिस तरह से ये जो है हमारा पेट है, और हमको भाग जो है आहार से भरने हैं। आहार 2 विभाग आपने आहार से भर दिए। अब ये भी आपने अच्छी तरह से आहार को भर दिया है। अब ये तीसरा विभाग जो है वो पानी के लिए आप खाली रखिए। चौथा विहार गैस वायु के लिए आप खाली रखिए साहब। ये है जैन धर्म का नियम, इसी को आयुर्वेद शास्त्र ने जैन धर्म ने उणोदरी नाम दिया है, फर्क इतना ही है साहब। अब ये अगर सिस्टम हमारी बैठ जाती है तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा, वात पित्त तो उसका बैलेंस में रहेगा साहब। और ये ध्यान रखिए कि भोजन के साथ पानी का सेवन न करें। आप 12 से 1 में भोजन करते हो तो 11 बजे तक पानी पियो, उसके बाद 1 घंटे तक मत पियो, ताकि आपका स्टमक, पेट जो है वो अपना डाइजेशन करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर पर आ सके। क्योंकि पानी मटके का पियोगे फिर ठंडा हो जाएगा, अब ठंडा होने के बाद अगर आपने खाया तो आपकी सिस्टम बिगड़ेगी, कफ बढ़ेगा। शरीर में कफ वृद्धि होने से ही डायबिटीज हो रही है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को ही डायबिटीज ज्यादा होती है और इनडाइजेशन ज्यादा होने से ही ये परिणाम आ रहा है। तो शरीर का वायु बिगड़ जाएगा। अगर ये हमने दिया, अब दूसरा नियम, इसको हमने यहाँ पर शास्त्रकारों ने नाम पहले दिया है उणोदरी। उदर शब्द का अर्थ है पेट, उण शब्द का मीनिंग है न्यून, कम अर्थ। पूरा पेट भर कर खाने की अपेक्षा है आप आधा पेट खाइए, पौना पेट खाइए, लेकिन पूरा मत पड़िए। अब नंबर 2, दूसरा यहाँ पर देखिए, ये दूसरा नियम है कि इसमें वृत्ति संक्षेप। हाँ जी, वृत्ति संक्षेप के अंदर ही है लिमिटेशंस ऑफ वैरायटी। आप मर्यादा बना लो ना।
आपको भोजन में कितने द्रव्य लेने चाहिए था? 5 द्रव्य, 6 द्रव्य, 7 द्रव्य। 5, 6, 7 से तो बाउंड्री लिमिट कभी क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए। हाँ जी, 5 द्रव्य को आप जो है नरेंद्र जी गिन लो। रोटी 1, सब्जी 2, दाल चावल 3 और 4 हो गए। चटनी ले ली आपने, 5 हो गया। अब ये बाद में छठा आपको क्या जोड़ना है ये आप तय कर लो। भोजन के साथ फलाहार नहीं होता है, फलाहार के साथ भोजन नहीं होता है। अब आपको डिफरेंट वेराइटीज और क्या चाहिए, कितनी चाहिए, कैसी चाहिए। भोजन के साथ में दूध नहीं चलता है, निषेध है। हाँ जी, अब आप बरोबर ध्यान रखिए आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो जो नियम दिए, अब लोग तो शादियों में जाते हैं तो बोलते हैं 50 आइटम खाते हैं, 100 आइटम खाते हैं। मैं तो पागल हो जाऊं भाई, सब 100 आइटम है देख करके ही पागल हो जाए लोग। क्यों ऐसा करें हम? तो जैन धर्म के सिद्धांत के हिसाब से तो नियम है वृत्ति संक्षेप, लिमिटेड आइटम्स, मर्यादित वस्तु। बस ज्यादा मत खाइए, ज्यादा आइटमें नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर हमारी मन की इच्छाओं को दौड़ाते हैं, सब मन की इच्छाओं को भगाते हैं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि। आप देख रहे हो शादियों में जाकर के 2000 की थाली, 3000 की थाली, 2500 की थाली, एक डिश के। अब एक डिश का कोई 3000 रुपया खाएगा क्या? क्या खाएगा इतना? 3000 के अंदर तो 2 किलो बादाम आ जाए भाई साहब, 2-3 किलो बादाम आ जाए। अब 3 किलो बादाम खाने में 3 महीना चाहिए सब उसको, और वो एक दिन में एक ही बार में खा ले। ये पॉसिबल है क्या? ये संभव भी है क्या? लेकिन लूटे जा रहे हैं लोग, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, शरीर भी बर्बाद हो रहा है। तो ये पहला नियम है कि उणोदरी। मुख्य नियम दूसरा है वृत्ति संक्षेप, लिमिटेड वस्तु। और इसके बाद तीसरा नियम आपको दिया गया है रसत्व। सभी रस एक साथ में मत लो, सब रस इकट्ठे मत करो। आप शरीर को जो भी रस देना है, रस का मतलब टेस्ट यहाँ स्वाद से है। आप भी जानते हो 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, सब ठीक है, लेकिन सब इकट्ठे मत। आप सुबह में 2-3 रस ले लो, दूसरी बार के भोजन में 2-3 रस ले लो, 2 रस आज ले लो, 2-3 रस कल ले लो, 2-3 रस परसों ले लो। आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। आपको चाहिए कि मैं सब रस एक साथ में खाऊं, ऐसी गलती नहीं करनी। कई बार कई लोग जो है शक्कर भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, शक्कर भी है नमक भी है, अब दोनों साथ में खाते हैं ऐसा। अब ये कितनी बड़ी गलती हो रही है। और कई लोग तो समझने को ही तैयार नहीं है, फल खाएंगे तो भी नमक मिर्ची डाल। कंपनी वालों को तो पैसा कमाना है, तो उन्होंने तो ऐसा बनाया है, इस फल के लिए ये मसाला डालो, इस फल के लिए ये मसाला डालो। आप पाइनएप्पल खा रहे हो तो ये मसाला डालिए, आप दाडम खा रहे हो, अनार खा रहे हो तो ये मसाला डालिए। क्या नाटक है साहब। अब कंपनी वालों को तो पैसा कमाना है, आपको क्या करना है? आप क्यों उसमें पड़ते हो? जब आपको बनानास खाना है, केला खाना है, तो आप उसके साथ साइट्रिक फ्रूट मत लीजिए। आपको ऑरेंज खाना है तो एक ही ऑरेंज लीजिए, उसके साथ में दूसरा फल मत लीजिए साथ। बस सीधी सी बात है। नियम क्या है? आयुर्वेद शास्त्र भी कह रहा है, जैन धर्म भी कह रहा है। अब आपने भोजन लिया तो इस भोजन की थाली में एक सब्जी हो, 2-3 सब्जी नहीं होनी चाहिए, एक अनाज हो, एक दाल हो, एक सब्जी हो। 2-3 अनाज इकट्ठे नहीं करने, 2-3 कठोल इकट्ठे नहीं करने। आप लोग जैसे सूरत में गए होंगे तो कई वहां पर ऊंधियो बोलते हैं, ऊंधियो। वो क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा है, 50 जात की वेजिटेबल्स इकट्ठी करते हैं और बोलते हैं ऊंधियो बोलते हैं। सूरत का फेमस है, लोग खाने के लिए जाते हैं। क्या है ऐसा उसके अंदर? गलत है ये आयुर्वेद शास्त्र के नियम से। ऊंधियो कभी खाना ही नहीं चाहिए। आप सभी वेजिटेबल्स इकट्ठे मत करो। देखिए, विरुद्ध आहार के सेशन में आपको कई बातें बताई गई थी
वस्तु एक दूसरे से विरुद्ध। केल ये जो है भिंडी के साथ करेले की सब्जी, करेले की सब्जी के साथ भिंडी की सब्जी विरुद्ध जाती है। ककड़ी के साथ खीरा के साथ टमाटर विरुद्ध जा रहा है, टमाटर के साथ खीरा विरुद्ध जा रहा है। तो ये गलती मत करिए आप। आज खीरा खा लो, कल टमाटर खा लो, आज टमाटर खा लो, कल खीरा खा लो, आज भिंडी खा लो, कल करेला खा लेना, आज करेला खाए कल भिंडी खा लेना। दोनों साथ में मत मिलाइए साहब, क्या लगेगा? दूध और दही दोनों साथ में नहीं मिलते हैं। लोग कितने पागल है, इधर दूध पाक पी रहे हैं और साथ में दही बड़ा खा रहे हैं साहब। ये दही की आइटम भी खा रहे हैं, दूध की आइटम भी खा रहे हैं। तो गलती तो ना करें कम से कम हम। ऐसी गलतियां करके तो हम और ज्यादा जो है। अच्छा, इन विरुद्ध आहारों से लोगों को क्या होता है पता ही नहीं चलता है। वो बोलते क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या नहीं हो गया भाई साहब, विरुद्ध आहार से सबसे पहले लीवर खराब होता है, सबसे पहले आपका पाचन तंत्र बिगड़ता है। और लीवर लीवर खराब होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यही तो हमें समझना है, सीखना है। शरीर के अंदर बीमारियां कौन सी है? वात पित्त कफ। ये कौन सी बीमारियां हैं? पाचन तंत्र के बिगड़ने वाली बीमारियां। हम ऑर्गन के डिजीज नहीं कह रहे हैं साहब। वो ऑर्गन के डिजीज जब आ जाए तब आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, तब आपको हॉस्पिटल भी जाना चाहिए। इसमें कोई ना नहीं। कैटरेक्ट हो गया ना, अब कैटरेक्ट आंख के अंदर आइरिस के जो है पीछे जाकर के एक बनता है, तो उसका ऑपरेशन आजकल होता है, वो कराना गलत नहीं है। लेकिन आप नी रिप्लेसमेंट करा लो, ये गलत है। ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, नी रिप्लेसमेंट की। कई महिलाएं जो है बिल्कुल यूट्रस रिमूव कर देती हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्यों गलती कर रहे हो? शरीर के अंदर एक अंग बना है ना, जन्मजात बना हुआ अंग है। आपकी कोई गलतियां हैं कि ओवर ब्लीडिंग हो रहा है या ओवर जो है लेडीज प्रॉब्लम आपके हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हैं। हमारी आहार शैली बिगड़ी है, उसके कारण बीमारी है। आप उन बीमारियों को ट्रीटमेंट करके सही करो। ये थोड़ी है कि आप यूट्रस रिमूव कर दो, थायराइड रिमूव कर दो। ये क्या पागलपन चल रहा है साहब? थायराइड का ऑपरेशन कभी कराना ही नहीं होता है। अगर थायराइड का ऑपरेशन करा लिया, अगर यूट्रस और ओवरीज निकाल दी गई, अब वो पूरी जिंदगी भर जो है कभी भी जो है आरोग्य सुधार नहीं सकती। पूरे शरीर का हार्मोनल बैलेंस करने वाली थायराइड है। पूरे शरीर के अंदर ओवरीज के कारण कई प्रकार के फायदे हैं सब। क्यों हम निकलवाते हैं? समझे? नहीं नहीं, निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दो। क्या जरूर है? अब क्या जरूर है? क्या जरूर है ऐसा मत सोचिए। आज हमारे प्राचीन काल के अंदर 25-50 साल पहले तक, हजारों सालों से कोई यूट्रस निकालते ही नहीं थे, फेंकते ही नहीं थे, कोई कारण ही नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। ये आज का चक्कर है, ऐसा चल रहा है। अब बात यहाँ पर ये चल रही है कि जिस प्रकार के शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र का इम्बैलेंस हो जाना है, या वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाए, तुरंत लोगों को समझ लेना है। तुरंत शरीर के अंदर जैसे ही आपको कफ कोल्ड शुरू हो गई, आप तुरंत सावधान हो जाइए। हाँ जी, कई बार हमारी फंक्शनिंग सिस्टम की भी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन सीजनल बीमारियां होती है। अभी देखिए विंटर सीजन आई है। विंटर सीजन सबसे बढ़िया हेल्दी सीजन है। आप इस विंटर सीजन से अपने शरीर की 12 ही महीने की एनर्जी बना सकते हो, शरीर को स्वस्थ रखकर बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर विंटर सीजन चालू होते ही लोगों को कफ एंड कोल्ड होने लग जाए, तो समझ लीजिए वो अपनी सीजन बिगाड़। अब पूरे शरीर का तंत्र उनका बिगड़ेगा था, क्योंकि शरीर के अंदर इस सीजन के अंदर कफ की वृद्धि होने लग जाएगी। क्यों होगी? लोग हैवी खाएंगे, सब ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएंगे, स्वीट ज्यादा खाएंगे, लड्डू वगैरह जो खाने हैं वो खाएंगे, और डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है, इतना डाइजेशन पावरफुल नहीं है। अब क्या करेंगे साहब?
तो ये समझिए जिस किसी को भी अगर ड्राई फ्रूट वगैरह या हैवी मिठाई खानी है तो आप कम से कम रोज की 2 4 5 काली मिर्च खाना शुरू करो। काली मिर्च, अधिकांश महिलाएं काली मिर्च तो स्पर्श ही नहीं करती है साहब। वो तो लाल मिर्ची ग्रीन मिर्ची, लाल मिर्ची ग्रीन मिर्ची, रेड चिली ग्रीन चिली, अब ये इतना ही समझती है दो कोई नहीं। आप बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप लाल और ग्रीन ये मिर्च का ही प्रमाण बढ़ाते रहोगे तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ती रहेगी, और एसिडिक कंडीशन बढ़ने के बाद इतना परसेंटेज में एसिड ज्यादा हो जाएगा, वो ब्लड में आएगा, और एसिड ब्लड में आएगा तो स्किन डिजीज होना ही होने का, हेयर फॉल होना ही होना है, बाल ज्यादा गिरेंगे, बाल जल्दी ग्रे हो जाएंगे, आपके नुकसान होगा। और आजकल जो है स्पाइसी फूड का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया। हर किसी को देखो तो उनको भी इतना तेल मिर्ची वाला इनका तीखापन खाना, इतना तीखापन लाकर खाना है, बहुत गलती हो रही। आप नेचुरल घर के अंदर सब्जी बॉईल हो गई और तुरंत उसके अंदर काली मिर्च डाल दो, सिंधा नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, जीरा डाल दो, ये मसाला हो गया, बेस्ट मसाला है। अब इसी से आप अपना जो है आप चलाओगे तो शरीर के अंदर, क्योंकि काली मिर्च एक तरफ डाइजेशन बढ़ाएगी तो दूसरी तरफ वात का कफ का बैलेंस कर देगी, तब वायु भी कर देगी, कफ भी नहीं होने देगी, डाइजेशन बढ़ जाएगा ना। तो डाइजेशन बढ़ने से फिर कफ भी होगा। जिन लोगों को कफ एंड कोल्ड जल्दी होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, सबसे पहले उनको अपना डायग्नोसिस कर लेना चाहिए कि डाइजेशन सिस्टम बिगड़ी, पाचन तंत्र बिगड़ा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्मिता जी, सबको ध्यान रहे, ये सूंठ है, काली मिर्च है, और पिपली जिसको हम बोलते हैं, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, सिंधा नमक है, काला नमक, ये 5 7 द्रव्य हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए पर्याप्त औषधि, सफिशिएंट मेडिसिन है। हर किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा चेंज करके इधर उधर करके आप बरोबर कर सकते हो, जरूर करिए आप। हर घर में अजवाइन तो कंपलसरी होना ही चाहिए, हर घर में काली मिर्च तो कंपलसरी होनी चाहिए, हर घर में मेथी तो कंपलसरी होनी चाहिए साहब। आप क्या है कि गिनती के 2 4 दाने डालोगे जीरा के, ऐसा मत करिए साहब। आपको जीरा सुबह सुबह 1 चम्मच चबा के खाना है, कच्चा जी, ऐसे ही जीरा जो है। अब आप नहीं स्वाद लगता है तो सौंफ मिक्स करके खाइए। कई बार आप जो है उसके अंदर और कुछ नहीं तो मतलब जो है आंवले मिक्स कर दीजिए आप। तो जिनकी एसिडिक कंडीशन है वो इस तरह से अपने आप में ट्रीटमेंट करें। और सर्वप्रथम तो सुबह में 2 4 गिलास पानी एट ए टाइम पी कर कुंजल क्रिया करके एक्सेस एसिड निकाल दिया करो। जिनका एसिड जो है 100% से 150% पर 200% पर जा रहा है, उन लोगों के लिए बढ़िया अच्छी ट्रीटमेंट है। सुबह सुबह आपको 10 बजे तक या 10 बजे के आसपास तक सुबह कुछ भी ना खाएं, खाली पेट रहें, और फिर वो एक साथ में 3 4 गिलास पानी पी के बिल्कुल जो है आ करके निकल जाना चाहिए। बिल्कुल आप कुंडल क्रिया करिए, एसिडिक कंडीशन आपकी 1 2 वीक में क्लियर हो जाए। आपको पित्त का प्रकोप भी नहीं मिटेगा। सबसे पहले सबको जो है आपको पहले अपना पीएच लेवल सुधारना है। हाँ जी, ये जो पीएच लेवल हम देख रहे हैं, तो पीएच लेवल का पहले बैलेंस बनाइए। अब ये आपका पीएच लेवल जो है अगर इस तरह से बढ़ता जाए, इस तरफ आता जाए, ये हो रहा है एसिडिक हो रहा है था, और इसको आप अगर इस तरह से आप यहाँ पर ला रहे हो तो ये आपका अल्कलाइन हो रहा है। अब हमको यहाँ इस तरह से गिरने नहीं देना है, ख्याल आया कि ये पहले अगर आप बैलेंस बनाने के लगो, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पीएच लेवल की बात कर रहा हूँ था, तो पीएच लेवल को आप समझ जाइए।
अब आजकल लोगों की हैबिटें खाने की बहुत गलत हो रही, बहुत ज्यादा गलत हो रही। सुबह उठते ही बैठते, सुबह उठते ही चाय पीना है, चाय के साथ में नमकीन कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए। ये सबसे ज्यादा आपकी एसिडिक कंडीशन बढ़ाए। ये हमें बिल्कुल मिटानी है, ये बंद करना है। एसिडिक कंडीशन बढ़ने ही मत दो। अच्छा, पहले डायग्नोसिस कर लो। जैसे ही आपकी एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, आप सुबह उठ करके पहले यूरिन पास करोगे, तब आपका यूरिन आप एक कांच के ग्लास में लेकर देख लो, इतना येलो कलर आएगा, इतना पीलापन आएगा, इतना ज्यादा गाढ़ा पीला रहेगा। आप तुरंत सावधान हो जाओ। दिस इज योर सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम। हाँ जी, मेरा पित्त बहुत बढ़ गया है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहले चाय कॉफी बंद कर दो, तेल मिर्ची बंद कर दो, नमक बंद कर दो, तली हुई चीजें बंद कर दो। आप ख्याल है? अब ये पित्त ज्यादा बढ़ गया है तो समझ लेना तुरंत आपको ब्लड प्रेशर भी हाई होने के चांसेस ज्यादा है। जिनको जिनको पित्त ज्यादा बढ़ेगा उनका बीपी बढ़ता जाएगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये नियम है, सीधा साधा संबंध है। अब आप खाली ब्लड प्रेशर की गोलियां लेंगे, क्या फायदा होगा? आप पहले एसिडिक कंडीशन बदलिए ना। स्मिता जी, मैंने पहले भी 2-4 बार ये बात की है कि जितनी आपको औषधियों की, दवाइयों की जरूरत नहीं है, उससे 10 गुनी आवश्यकता आपको कारण निवारण करने की है साहब। आयुर्वेद शास्त्र ने भी सिद्धांत दिया है, कारण निवारण में उपचारम। ये मैंने पहले भी लिखाया है, बताया। जिन कारणों से जो बीमारी बढ़ रही है, उन कारणों को पहले दूर करिए, बंद करिए। आप उन कारणों को दूर कर देंगे, आपकी बीमारी बिना दवाई के ठीक हो जाएगी, बिल्कुल बिना दवाई के। अब जिन जिन कारणों से हो रहा है, तो एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, अजीर्ण अपचन क्यों ज्यादा हो रहा है, डकारें क्यों ज्यादा आती है, और उसमें भी सुबह सुबह उठ करके अगर आपको डगारे आने लग जाए तो सावधान हो जाइए कि आपका पाचन तंत्र बिगड़ा है। शरीर अपनी लैंग्वेज में आपको संदेश दे रहा है और आप अनदेखी कर रहे हो। जब शरीर खुद आपको संदेश दे रहा है, आप शरीर की भाषा क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों अनदेखी कर रहे हो? ओवर गैसेज हो जाता है, गैस पास ज्यादा होता है, गैस बार बार पास हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ज्यादा हो रहा है, तो आपको बहुत जल्दी सावधान हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं बिगाड़ रहा हूँ बाजी, ये भी आपको समझना है। तो सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम, स्वयं शरीर के साथ में निदान करने की प्रक्रिया समझिए। शाम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, मल के साथ म्यूकस जा रहा है, आम बन रहा है, आम बन करके निकल रहा है, तो समझ लीजिए शरीर के अंदर जो समान वायु है वो सब बिगड़ेगी, जॉइंट्स की वायु सब बिगड़ेगी, और समान वायु पूरे शरीर में, सभी जॉइंट्स के अंदर फैलने वाली समान वायु, व्यान वायु है। अब आप उसको कैसे सुधारोगे? जब आप अपनी तरह से कोई भी ट्रीटमेंट करनी हो, पहले आप जो है अपनी तरह से उपवास करिए। कोई भी ट्रीटमेंट करनी हो, कोई दवाई करनी हो, पहले उपवास करिए। हाँ जी, मैं परसों की बात बता रहा हूँ कि 2 जने महात्मा जी आए थे। सुबह आते ही उनको बुखार था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि भाई डोलो हो तो दे दो, फ्लॉसिन हो तो दे दो, या पैरासीटामोल कोई दे दो। मैंने कहा क्यों गलती कर रहे हो भाई साहब, आवश्यकता ही नहीं है, क्यों लेना है? ये एडवर्टाइजिंग सुन सुन करके डोलो और पैरासीटामोल, क्रोसिन, मेटासिन, ये सब सुन सुन करके मेमोरियां भर गई हमारी। मैंने कहा नहीं करोगे आप, कुछ भी नहीं करो। नहीं नहीं बोलो, बुखार है, इनको टेम्परेचर इतना है, फिर वापिस हमको कल तो सुबह जाना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ मैंने उनको गरम गरम पानी पीने के लिए बोला। मैंने कहा 2-3 गिलास पी जाओ और शाल ओढ़ करके बैठ जाओ। जैसे जैसे वो गरम गरम पानी पीते गए, पसीना हुआ था,
और शाल उड़ करके बैठे थे। शाल मतलब थोड़ी गर्म होती है, तो उनको इतना फायदा हुआ, 1-2 बार मोशन गए, पेट साफ हुआ, यूरिन पास हुआ और उनका बुखार बिल्कुल नहीं आया था वो भी उतर गया टेम्परेचर, कुछ भी नहीं रहा। पूरी शाम तक हुआ, पूरे रात तक उनको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मैंने उनको कहा, क्यों भाई साहब कैसा रहा, कैसा रहा बताइए आप। तो बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा रहा, सब एनर्जेटिक भी लगा, बुखार भी उतर गया, आया भी नहीं, सुबह निकल गए था। मैंने कहा ये पहले ही ध्यान दो ना, अनावश्यक रूप से आप एलोपैथी की गोलियां क्यों खाओ, क्यों लेनी चाहिए हमको, अनावश्यक है तो नहीं लेनी। आप ये दिमाग में से निकाल दो, आपको मालूम नहीं है पूरे यूएस वगैरह में ये पैरासीटामोल तो टोटली बैंड है, बंद की गई है। और हिंदुस्तान में बिक रही है, धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं। और आजकल तो ऐसी चीजें लोगों ने इतनी ज्यादा जो है सीख ली है, वो अपने आप से कभी भी डोलो ले लेंगे, क्रोसिन ले लेंगे, मेटासिन ले लेंगे। हल्का सा टेम्परेचर है, क्रोसिन ले लो भाई, हल्का सा ये है मेटासिन। ये क्यों गलती कर रहे हैं आप, हमें ये गलती करना ही नहीं। शरीर को समझिए पहले। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है, अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है, अब कुछ भी हो रहा है, आप सुबह सुबह खाली पेट में जल्दी से 2-3-4 गिलास गर्म पानी, चाय के जैसा गर्म, सिर्फ गर्म पानी पियो, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना। तो क्या होगा कि एक साथ में 3-4 गिलास गर्म पानी पीने से एकदम पसीना शुरू हो जाएगा। आप ब्लैंकेट ओढ़ लो थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे, आपका पसीना निकल, जो काम क्रोसिन से होता है वो काम आपका सिर्फ गर्म पानी पीने से हो गया, बात पूरी हो गई। क्यों दवाई लो, फिर उसके बाद यूरिन अच्छा हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाता है, तो आपका तो काम ही हो गया। तब बिना क्रोसिन मेटासिन कुछ भी लिए बिना आपका टेम्परेचर, और शरीर को कोई नुकसान ही नहीं, नेचुरल फायदा करिए शरीर। ऐसी तो सैकड़ों चीजें हैं। हर माताओं को ध्यान रखना है, घर में बच्चे चिल्लाते हैं मम्मी पेट दुख रहा है, मम्मी पेट दुख रहा है, आप उसको जो है सिर्फ अजवाइन खाने को दे दो, गर्म पानी पिला दो, सिर्फ अजवाइन, और कुछ भी मत, कोई आवश्यकता ही नहीं, दूसरी आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ अजवाइन दे दो। और दिन में 2-3 बार दे दो, 1-1 चम्मच चबा ले और ऊपर से गर्म पानी पिला दो। क्यों दवाई के आदि चक्कर में हम फंसे, आवश्यकता ही नहीं है। इस होम रेमेडी से तो आप ऐसे छुटपुट जो है छोटी छोटी बीमारियां तो यूं भगा सकते, लेकिन लाइफस्टाइल सुधारोगे, भोजन की शैली आप सुधारोगे तो पहली बात तो इन बीमारियों को आने ही मत दो। आज भी मैं आपको कहता हूँ कई लोग हैं कि जिनको एक गोली नहीं खानी पड़ती, एक दवाई नहीं लेनी पड़ती और बड़ी मस्ती से जीवन जी रहे हैं। अब वो उम्र हो गई उनके 70 साल, 75 साल, 80 साल, जिंदगी बीत रही है, एक गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है सिर्फ अंगुली पर गिनो इतनी संख्या में ही, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं। आए दिन अब बड़ी संख्या लोगों की किसकी है साहब, दवाइयां खाने की, दवाइयां खाने वालों की बड़ी संख्या बहुत ज्यादा है। ये हमें बंद करना है। एलोपैथी दवाइयां 100 में से 99% केमिकल बेस्ड है, और केमिकल हमारी बॉडी को सूट नहीं होगा था। हल्का सा भी केमिकल जैसे लिया ऑन द फीमेल बॉडी, सबसे पहले हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाएगी आपकी। ये केमिकल के चक्कर से तो बहुत बचना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप और ऊपर से बीमारियों में फंस जाओगे, समझे कि नहीं, ये ध्यान जरूर रखिए आप। तो ये सिस्टम हमें समझ, एसिडिक कंडीशन को दूर करिए, अल्कलाइन कंडीशन बनाइए साहब। हाँ जी स्मिता जी पूछिए, जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछिए, क्योंकि मैं बोलता ही थैंक यू जाऊंगा सर तो जी। टाइम तो आगे बढ़ता ही जाएगा। सर जी आपने ऐसे कहा कि भोजन के साथ फ्रूट्स को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो फ्रूट्स को कब खाना चाहिए?
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, फ्रूट आपको नियम ये है, एक बार में एक ही फ्रूट खाइए, एक साथ में 4-5 फ्रूट इकट्ठे नहीं करना। अब आप भोजन करने के बाद फ्रूट खाते हो तो ओवर गैसेज होगा, वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा। ख्याल है? भोजन के बाद अगर आपने साथ साथ में फ्रूट खाया तो आपको फ्रूट अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश में, जब आप नवकाशी जिसको हम बोलते हैं, आप उसी समय आपको एक फ्रूट खा लेना है। तो फिर दूसरा कुछ भी मत खाइए, दूसरा कुछ भी मत खाइए। अब जी मान लो कि एक भोजन के बाद दूसरे भोजन के बीच में अगर आपको खाना है, कई पुरुषों को जो है सुबह 8 बजे ही भोजन करके 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, और फिर वापस शाम को या रात को ही आकर खाएंगे, तो बीच में आप एक फ्रूट खा लो। केला खाना है, आप 2 खाइए, 3 खाइए। एप्पल खाना है, 1 खाओ, 2 खाओ। पाइनएप्पल खाना है, 4-5 स्लाइस कुकी खा लो, खाओ। ऑरेंज खाना है, मौसम्बी खाना है, वो डायरेक्ट खाइए, किसी का जूस नहीं। फ्रूट्स के फाइबर्स हमारे लिए बहुत काम के हैं। और अगर सिर्फ बनाना है जूस तो सिर्फ सिर्फ आपको दारिम का, अनार का ही जूस बनाना है, उसके सिवा और किसका नहीं बनाना है। जी जी। और सभी गलती करते हैं, एक साथ में 4-5 फ्रूट, एक साथ में 4-5 फ्रूट, ये गलती है, गलत तरीका है। एट ए टाइम सिंगल फूड, एक बार में एक अनाज हो, एक कठोल हो, जी 2 चीजें नहीं होनी। एक बार में एक सब्जी खाइए, 2-4 सब्जी इकट्ठी मत करिए साहब, ये जरूर ध्यान रखिए आप। एक बार में एक ही दाल खानी है आपको, 4-5 दाल नहीं खानी है इकट्ठी करके, 2 दाल 3 दाल, ये क्या बात है भाई? डाइजेशन देख करके खा रहे हो कि श्रीमंताई बना देख कर बना रहे हो? ऐसी श्रीमंताई को, शरीर को, अपने पेट को मत बताइए श्रीमंताई। आप दुनिया को दिखाना है, दिखाइए बाहर। महिलाओं को बोले साहब 10 ऑर्नामेंट ज्यादा पहन कर जाओ, लोगों को दिखा दो, लोग देखते रह जाएंगे, फोटो ले लेंगे आपका। लेकिन पेट में डालना है तो एक टाइम पर एक, मतलब आप पाचन तंत्र को समझ कर खा रहे हो, अपने शरीर को पाचन करने के लिए, देने के लिए आप बरोबर मर्यादित रख रहे हो, उस आदमी का पेट कभी खराब ही नहीं होगा, बहुत मर्यादित चलेगा वो। जी। जी सर जी। थैंक यू। वेदांशी जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। अ, आयुर्वेद में इसे कहा जाता है ना कि एक भोजन में, एक मील में सब रस होने चाहिए। हाँ जी, आप सब रस होने से नहीं, ऐसा नहीं कहा है एक बार में सब होना चाहिए, नहीं। आपका भोजन सडरस होना चाहिए था। तो सुबह में हाँ। एक ले लो रस, दोपहर को एक ले लो, शाम को एक ले लो। अब जरूर क्या है कि सभी रस इकट्ठे करके लो। मैं ये कह रहा हूँ एक साथ में सब इकट्ठे मत करिए। आप सुबह में एक रस, 3 बार खा रहे हो तो तीनों बार में आप 6 रस पूरे कर लो। लेकिन अधिकांश लोग तो करते ही नहीं है। कभी कड़वा कब खाते हो आप बताइए, आप मुझे। आप रोज कड़वा बराबर। खाते हो कुछ? नहीं। क्यों? तो पहले खाइए ना फिर। एक ही खा लिया आप तो बस मीठा मीठा मीठा। नमक तो सब में डालेंगे। अब कई लोग तो ऐसे हैं, दाल में नमक भी डालते हैं और शक्कर भी डाल देते हैं। तो लेकिन हम लोग तो सब्जी दाल सब में गुड़ और नमक दोनों डालते हैं। चलो, अब आपको तो स्वर्गवासी है, देवलोक वाले हो, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आप जो करते हो वही बस सोने का है, और मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, मतलब इससे वो ज्यादा गलत तो है। मैं नहीं दे मतलब वो सकता हूँ। गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। नमो जी। हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो बचायाणं, नमो लोहे सर्व सावरणं। एषु पंचनमुखाणं सर्व पाप प्रणामम्। मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राज्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम,
केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शासनम्। समय हो चल रहा है, इसके साथ मैं आप सभी की अनुमति से मैं इस सेशन को यहाँ पे विराम दूंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय जिनेंद्र।